फिर ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है 21 वाली, जिसमें यूज़ द सेमी एम्पिरिकल बाइंडिंग एनर्जी फार्मूला टू कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ कैल्शियम। ये आइसोटोप इन्होंने दिया हुआ है और इसकी बाइंडिंग एनर्जी हम लिक्विड ड्रॉप मॉडल के अकॉर्डिंग जो फार्मूला है उससे निकालेंगे, और फिर उसके बाद हम जो उसकी ओरिजिनल है वो भी निकालेंगे, या याद करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और इन दोनों के दरमियान परसेंटेज डिस्क्रिपेंसी, मतलब वो जो पहले भी मैंने ये फार्मूला बताया था इससे पहली प्रॉब्लम में, कि जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल से आएगा, ठीक है, माइनस जो उसका ओरिजिनल बाइंडिंग एनर्जी है, ठीक है, उसकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, इसकी नेगेटिव नहीं होगी। बेशक नेगेटिव आए डिफरेंस, फिर भी पॉजिटिव लेना है, मॉड लेते होते हैं क्योंकि परसेंटेज एंड डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल बाइंडिंग एनर्जी एंड मल्टीप्लाई बाय 100। और ये हमें परसेंटेज डिस्क्रिपेंसी या डिफरेंस बताएगा कि क्या एरर आया है बिटवीन द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एंड द थ्योरेटिकल वैल्यू। इसी तरह यहाँ पे ये क्वेश्चन 26 है, विच आइसोबार ऑफ ए इज इक्वल टू 75 डज द लिक्विड ड्रॉप मॉडल सजेस्ट इज द मोस्ट स्टेबल। आइसोबार की बात की जा रही है, तो आइसोबार के केस में हमने फिर जो डिफ्रेंशिएशन करनी है वो डी ई बी बाय डी जी की फॉर्म में करनी है। अगर आइसोटोप की स्टेबिलिटी चेक करनी है, आइसोटोप में ए जी सेम होता है ना, तो ए डिफरेंट होता है, तो आइसोटोप जो मोस्ट स्टेबल होगा वो निकालने के लिए हम डी ई बाय डी ए इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। ठीक है, आइसोटोप कौन से एटॉमिक मास का, मास नंबर का आइसोटोप सबसे स्टेबल होगा वो हम ए से डिफ्रेंशिएट कर देंगे और उसका जी सेम रहने देंगे। ठीक है, और z फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू 6 गिवन है, वो उसकी पुटिंग हो जाएगी और a की रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करके a का एक्सप्रेशन निकालेंगे, उसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमें मोस्ट स्टेबल a जो है अकॉर्डिंग टू लिक्विड ड्रॉप मॉडल पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इट इज़ के फाइंड द एनर्जी नीडेड टू रिमूव अ न्यूट्रॉन फ्रॉम 81 kr। ठीक है, इससे निकालने के लिए 82 kr से निकालने के लिए 83 kr से, इन तीनों जो आइसोटोप्स हैं इन तीनों से सेपरेटली न्यूट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो 82 kr के लिए वो इतनी डिफरेंट क्यों है, तो इसमें ये याद रखना है कि यहाँ पे अगर हम लिक्विड ड्रॉप मॉडल को भी यूज़ करें ना, एक तो हमने पहले भी देखा था कि न्यूट्रॉन को रिमूव करने के लिए वही मास डिफेक्ट इक्वेशन यूज़ करते हुए हमने किया था। दूसरा मेथड ये हो सकता है लिक्विड ड्रॉप मॉडल के अकॉर्डिंग, अगर दूसरा वाला मेथड आपसे वर्क नहीं हो पा रहा ना, तो आप ये वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक एज बैकअप मेथड हूँ क्रिप्टॉन से। ठीक है, 81 क्रिप्टॉन जिसका है, इसका एटॉमिक जो नंबर होता है वो 36 होता है। ठीक है, तो इससे अगर मैं न्यूट्रॉन को रिमूव करना चाहती हूँ, एटॉमिक नंबर तो उसका बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन जो इसका मास नंबर है वो एक डिक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि एक न्यूट्रॉन इमिट हो गया। ठीक है, तो अगर मैं निकालना चाहती हूँ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, तो क्या करना पड़ेगा मुझे कि मैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दिस आइसोटोप क्रिप्टॉन 31 36 ये लिक्विड ड्रॉप से निकालूंगी, माइनस करूंगी इसकी बाइंडिंग एनर्जी से, क्योंकि दोनों में फ़र्क जो है वो न्यूट्रॉन का आया है ना, तो वो फिर न्यूट्रॉन की रिमूव होने की या ऐड होने की बाइंडिंग एनर्जी हमें दे देगा। ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड बाइंडिंग एनर्जी होगी जो हमें चाहिए होगी। तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल से ये कैलकुलेशन यूज़ करते हुए, इट इज़ 81 हियर, ये कैलकुलेशन यूज़ करते हुए 81 ए यूज़ करते हुए और z इज इक्वल टू 36 यूज़ करते हुए और ये 80 यूज़ करते हुए 36 यूज़ करते हुए हम वैल्यू निकालेंगे और दैट विल बी द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये फर्स्ट केस के क्रिप्टॉन में से न्यूट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है, इसका बाइंडिंग एनर्जी माइनस कर दिया इसके बाइंडिंग एनर्जी से। अगर क्रिप्टॉन 82 है उससे हमने न्यूट्रॉन को रिमूव करना है, तो उसमें क्या हो जाएगा, एक रिड्यूस हो जाएगा और ये बन जाएगा। ठीक हो गया, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ क्रिप्टॉन 82 माइनस करेंगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ क्रिप्टॉन 81। ठीक है, और 83 वाले के लिए क्या करेंगे, सेम चीज़ यूज़ होगी, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दिस माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दिस। तो ये लिक्विड ड्रॉप मॉडल से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, उनमें ए की वैल्यूज़ और जी की वैल्यूज़ पुट करने के बाद, जिन्हें मैं कर देती हूँ किसी एक के लिए मैं कर देती हूँ, दो के लिए कर देते हैं हम, ये दो कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो है 36 और 81, इसकी अगर हम बाइंडिंग एनर्जी निकालें, दिस इज़ 80, ठीक है, 81 और 36, तो इवन और पेयरिंग एनर्जी अगर देखें तो ये इवन है इसका जी नंबर, तो ये अगर ये 81 अगर ऑड है ना, तो ये ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाता है कि इसका एन नंबर भी 81 माइनस
36 करेंगे तो न्यूट्रॉन नंबर विच इज़ 45, तो ये इवन ऑड केस बन गया, इसकी पेयरिंग एनर्जी 0 होगी। लेकिन ये जो है ये हम कंफर्म कर सकते हैं, ये और इवन केस बनता है, इसकी पेयरिंग एनर्जी पॉजिटिव होगी तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है, इसकी कम होगी। तो इसमें ये भी देख सकते हैं इसकी इवन है पेयरिंग एनर्जी, इसकी होगी, इसकी नहीं होगी, इसकी नहीं होगी, इसकी होगी। तो ये चीज़ों को जहन में रखना है जब लिक्विड ड्रॉप मॉडल को यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन को मैंने ये सॉल्व किया है, ठीक है। यहाँ पे ये हम देख सकते हैं कि ये मैंने इस केस के लिए किया है, ठीक है। 81 की जो थी उसकी बाइंडिंग एनर्जी मैंने निकाली, ठीक है, पेयरिंग एनर्जी 0 थी। फिर ये 82 वाले के लिए निकाली और इनका जब मैंने डिफरेंस निकाला, ये 82 वाले की आई, तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स यूनिट्स में इन दोनों को मैंने डिफरेंस निकाला तो ये आया। क्योंकि ये ओरिजिनल जो बाइंडिंग एनर्जीज़ हैं उनमें इनका भी एरर आ रहा होता है ना, तो उस वजह से जो अगर हम मैच डिफेक्ट इक्वेशन यूज़ करते हैं ना तो ये 7.8 समथिंग आ रही है, तो यहाँ पे ये 9.836 आ रही है। तो इट डिपेंड्स कि आप कौन सा मेथड यूज़ करें। मैच डिफेक्ट मेथड वो भी इजी है, इसके हमने पहले देखा था वो कैसे मैच ऑफ सिमिलर ही सिचुएशन यूज़ हुई थी कि मैच ऑफ क्रिप्टॉन हम अगर चार्ट से निकाल लें प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, दिस इज़ प्रिडिक्टिव माइनस द मास ऑफ 81 क्रिप्टॉन, ठीक है, 81 क्रिप्टॉन और मल्टीप्लाई बाय c², तो ये हमें इसकी बाइंडिंग एनर्जी दे देगा। एक ये भी है और एक ये तरीका भी है कि दोनों की इन दोनों की बाइंडिंग एनर्जी निकाली जाए। डिफरेंस जो है ये इनका इसके इक्वल अप्रॉक्सीमेटली, ये अगर हम देखें अप्रॉक्सीमेट फिगर आएगा। तो इसी तरह दूसरों के केसेस के लिए भी निकाल सकते हैं। तो दोनों मेथड्स यूज़ किए जा सकते हैं और इसमें मेंशन कर देना है कि कुछ डिस्क्रिपेंसीज आती हैं ओरिजिनल वैल्यूज़ में, इसलिए इस डिफरेंस में भी कुछ मतलब बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन में भी कुछ डिस्क्रिपेंसीज आई हैं, जबकि अगर ये मेथड यूज़ किया जाए तो ये 7.8 समथिंग आती है जो कि ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू है, ठीक है। तो इसके बाद ये जो क्वेश्चन है ना, यूज़ द लिक्विड ड्रॉप मॉडल टू एस्टैब्लिश विच ऑफ द मिरर आइसोबार्स। मिरर आइसोबार्स वो होते हैं जिनके एटॉमिक मैसेस नंबर जो हैं सेम होते हैं। ये तो पहले भी हमें पता था आइसोबार्स में एटॉमिक मैस सेम होता है, लेकिन जो उनके जी नंबर्स हैं ना वो एक नंबर से एक डिफरेंट होते हैं, ठीक है। एक का 52 है फॉर एग्जांपल, दूसरे का 53 होगा, एक का 7 है दूसरे का 8 होगा एटॉमिक नंबर, तो इन्हें मिरर आइसोबार्स कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि कौन सा आइसोबार दूसरे में डिके होगा, तो ये जानने के लिए हमें ये डिटर्मिन करना होगा कि इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, ठीक है। तो ज़्यादा स्टेबल के लिए वही हम ये एक सिचुएशन कर सकते हैं कि DE/DB करेंगे फॉर A = 127, ठीक है। एक ये चीज़ की जा सकती है, वही कि देखेंगे कि कौन सा जी ज़्यादा स्टेबल है, या फिर हम ये भी देख सकते हैं कि हम बाइंडिंग एनर्जी निकालें 127 52 की, ठीक है, और बाइंडिंग एनर्जी निकालें इसकी भी, ठीक है। तो देखेंगे कि किसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है। जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, वो ज़्यादा स्टेबल होगा, और जिसकी कम होगी वो अनस्टेबल होगा। तो अनस्टेबल वाला फिर उस स्टेबल वाले में कन्वर्ट होगा या डिके होगा, और डिके होगा। अब ये कैसे डिके होगा, ये डिपेंड्स कि अगर ये वाला ज़्यादा स्टेबल है ना, I-127-53 ज़्यादा स्टेबल है और इसने अपने आप को कन्वर्ट करना है अगर इसमें, ठीक है, इसे कौन सा डिके करना पड़ेगा, इसे एक प्रोटॉन लूज़ करना पड़ेगा ना। इसके करस्पॉन्डिंग आई थिंक ये पॉजिट्रॉन इमिशन होती है जिसे हम पॉजिटिव बीटा डिके कहते हैं, उसे ये करना होगा ताकि ये एक यूनिट कम हो जाए, ठीक है। और अगर ऐसा हुआ कि ये ज़्यादा स्टेबल हुआ तो इसे इसमें कन्वर्ट होना होगा, और इसके लिए उसे एक जो है इलेक्ट्रॉन इमिशन करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन इमिशन पे ये होगा कि इसका एक प्रोटॉन नंबर इंक्रीज़ हो जाता है, तो ये फिर नेगेटिव बीटा डिके जिसे हम इलेक्ट्रॉन इमिशन कहते हैं वो होगा।